नमस्कार दोस्तों, 1 अक्टूबर की रात को इसराइल के देश में आसमान में कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई दिया या कोई पटाखे नहीं थे। यह मिसाइल थी 180 से ज़्यादा ब्लास्टिक मिसाइल जो इसराइल के ऊपर छोड़ी। ईरान के देश ने इन मिसाइल्स को लॉन्च करने का आर्डर सीधा ईरान के हेड ऑफ स्टेट और सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने दिया था। ईरान की IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो कि आर्मी का हिस्सा है, उनके अनुसार 90 से ज़्यादा मिसाइल ने अपना टारगेट सक्सेसफुली हिट किया। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल देश का कहना है कि ज़्यादातर मिसाइल एक्चुअली में इंटरसेप्ट कर ली गई थी। इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इन मिसाइल्स की वजह से जो तबाही मची उसकी कोई इमेज सामने आई थी, जो आप देख सकते हैं। 30 फीट गहरा क्रेटर्स मोसाद के हेड क्वार्टर के एकदम बाहर इसराइल का एक रेगिस्तान है जहां पर इसराइल का बड़ा मिलिट्री बेस है। कई सारी मिसाइल्स वहां जाकर भी लगी। हालांकि इसराइल का कहना है कि उनको मिनिमल डैमेज पहुंचा है इस हमले में, लेकिन फिर भी इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि वह इसका जवाब देंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईरान कैसे इन्वॉल्व हो गया इस वार में। पिछले साल हमास के हमले से शुरू हुई यह वार अब कई देशों के बीच फैल चुकी है। इसराइल न सिर्फ पैलेस्टाइन पर हमला कर रहा है बल्कि लेबनान पर भी अटैक कर रहा है, और अब ईरान जैसा देश भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है। इसी के चलते गोदी मीडिया ने 26वां बार वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान कर दिया है। आखिर यह सब कैसे हुआ और आगे क्या होगा इस युद्ध में, आइए समझते हैं यह सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में। अगर हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहे तो यह धीरे धीरे एक रीजन वार बन सकती है मिडल ईस्ट में। लेकिन इस वर्ल्ड वॉर 3 कहना यह एक बहुत बड़ा मजाक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यह पहली बार नहीं है कि ईरान के देश में इसराइल के देश पर हमला किया हो। इस साल कुछ भी महीने पहले की बात है, 13 अप्रैल को 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल की बौछार हुई। अगर आप टोटल मशीनरी डिप्लॉयड के मामले में देखोगे, ये अप्रैल वाला हमला अभी के अक्टूबर वाले हमले से कहीं ज़्यादा बड़ा था। करीब 170 ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइल्स, 110 ब्लास्टिक मिसाइल्स इसराइल के ऊपर छोड़ी गई। बस वह अलग बात है कि हमारे न्यूज़ चैनल उसे वक्त नरेंद्र मोदी के प्रचार करने में बिजी थे क्योंकि इलेक्शन सीजन चल रहा था। नहीं तो यह अप्रैल वाला हमला कई मायनों में अनोखा था। इस एयर स्ट्राइक में ईरान के 7 अफसर की जान चली गई थी, जिसमें ईरान एम्बेसी के एक टॉप जनरल भी शामिल थे। अब जाहिर सी बात है कि किसी भी देश के अगर आर्मी ऑफिसर्स मारे जाएंगे तो कोई भी देश खुश नहीं होगा, और यहाँ तो एम्बेसी पर बम गिराया गया। तो अगला सवाल आपके मन में उग रहा है, आखिर इसराइल ने एयर स्ट्राइक क्यों करी? इसराइल ने कहा कि यह कई एम्बेसी नहीं थे, यह एक मिलिट्री बिल्डिंग थी और जिस ऑफिसर को मारा गया वह हिजबुल्लाह के साथ बड़े क्लोज लिंक था। इसका ईरान से क्या लिंक है, इसकी बात आगे के वीडियो में करते हैं, लेकिन इससे पहले समझते हैं थोड़ी टेक्निकल डिटेल इसराइल की डिफेंस सिस्टम के बारे में। जब अप्रैल में हमला हुआ था इसराइल के ऊपर तो इसराइल की एलाइड कंट्रीज ने भी इसराइल की मदद करी थी, जैसे कि अमेरिका, यूको और इवान जॉर्डन। करीब 80 ड्रोन, 6 बैलिस्टिक मिसाइल को अमेरिका ने ही मर गिराया था। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के टाइफून फाइटर जेट्स ने भी कई सारे ड्रोन को मार गिराया, और इसराइल के अपने F-35 फाइटर जेट्स ने भी 30 में से 25 क्रूज मिसाइल्स को रोक दिया। अगर आप नक्शे पर देखोगे तो ईरान और इसराइल के देश एक्चुअली में काफ़ी दूर है एक दूसरे से। इन दोनों देश के बीच शर्ट्स डिस्टेंस करीब 1000 किमी का है। तो अगर ड्रोन से हमला करता है ईरान इसराइल के ऊपर तो ड्रोन को ईरान से इसराइल तक जाने में करीब 2 घंटों का समय लगेगा। यही कारण है कि अगर इंटेलिजेंस सिस्टम अच्छा है तो बड़ी आसानी से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अगर बात करें तो इनके आयरन डोम सबसे ज़्यादा जाना माना डिफेंस सिस्टम है। इसकी लिमिट है 10 किलोमीटर की हाइट और 70 किमी का डिस्टेंस। अगर इतनी दूरी से रॉकेट फेंका जाए तो आयरन डोम बचा लेगा। हालांकि इसका नाम जरूर डोम है, लेकिन यह कई शील्ड नहीं है जो इसराइल के आसमान में लगा है। यह एक मिसाइल सिस्टम है जो कि रॉकेट को डिटेक्ट करता है जो गिरने वाले हैं, और उनके गिरने से पहले उन रॉकेट को अपनी मिसाइल छोड़कर नष्ट कर देता है। इसी चीज को इंटरसेक्शन कहा जाता है। यह सब आप कई जगहों पर देखोगे। आप इसकी खबरें पढ़ोगे तो आयरन डोम सिर्फ शॉर्ट रेंज रॉकेट को इंटरसेप्ट करता है। अगर और दूर से कोई मिसाइल फेंकी जा रही है तो उसके लिए इसराइल के पास 2 और डिफेंस सिस्टम है। एक है डेविड स्लिंग जो मीडियम से लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए है, 15 किलोमीटर की हाइट और 300 किमी का डिस्टेंस। लेकिन ईरान का देश तो 1000 किलोमीटर दूर है। जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने अपने अक्टूबर के हमले में फेंकी उनसे ना तो आयरन डोम प्रोटेक्ट कर पाता है, ना ही डेविड स्लिंग उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए तीसरा डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है
एरो सिस्टम के पास इजराइल की सबसे टॉप लेवल की डिटेक्शन रेंज है, 2400 किलोमीटर की रेंज और 100 किमी का एल्टीट्यूड। ऑलमोस्ट स्पेस तक का कोई मिसाइल आ रही हो तो उसका भी एरो सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है। अप्रैल में हुए हमले में एक ब्लास्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था और हो एरो 3 सिस्टम ने जिस वीडियो को कैप्चर किया वह एक मिसाइल अर्थ का एटमॉस्फेयर के बाहर था। इस वीडियो में आप देख सकते हो बड़ा ही कमाल का वीडियो है, या तो सुनने में तो बहुत ही सेफ और सिक्योर सिस्टम लगता है। इन सारे सिस्टम को ऑपरेट करना बहुत ज्यादा महंगा है। जैसा मैंने बताया, किसी भी मिसाइल को अपने देश के ऊपर गिरने से रोकने के लिए यह सभी डिफेंस सिस्टम क्या कर रहे हैं और एक मिसाइल छोड़ रहे हैं जो उसे मिसाइल को फोड़ेगी, तो वह आयरन डोम का सिस्टम जो अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ता है उसका नाम है तामीर मिसाइल। एक मिसाइल की कास्ट $50,000। दूसरा इनका डेविड सीलिंग जो अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ता है उसे मिसाइल की कास्ट $1 मिलियन है। सबसे भयानक इनका एरो सिस्टम जो अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ता है उसकी कास्ट आती है कई $1 मिलियन पर मिसाइल्स। अप्रैल में जब इजराइल के ऊपर हमला हुआ था तो सिर्फ एक दिन का खर्चा उनके लिए करीब $200 मिलियन का आया था। इमेजिंग करके देखो, इनके पास अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है मिसाइल की। अगर हद से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर छोड़ी जाएगी तो इनको यह डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएंगे। और पैसों की वजह से यही कारण है कि अक्टूबर में किए गए इन हमलों के बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोकसपर्सन नसीर ने बयान दिया कि सारे स्ट्राइक्स एक लिमिटेड एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस थे और वेस्टर्न कंट्रीज के इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि और ज्यादा कुछ नहीं किया। इसराइल को शुक्र मनाओ, हमने और ज्यादा हमला नहीं किया। ईरान के जो हथियार हैं वह अपने आप में कुछ काम डरावने नहीं है। कुछ मिसाइल्स जिनका इस्तेमाल किया गया इस हमले में वह स्टेट ऑफ द आर्ट थी, उनकी पहली बार इस्तेमाल किया गया जो पिछले साल बनी थी, जैसे कि 2023 की फतेह मिसाइल बीबीसी के द्वारा निकाली गई। इस फोटो में आप देख सकते हैं उनकी सभी मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज। लार्जेस्ट रेंज मिसाइल उनकी शहाब 3 है जो 2000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है। जो मिसिंग है इस नक्शे में 2023 की फतेह मिसाइल है जो 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकती है, जो कि 15 गुना ज्यादा होता है, यानी कि कुछ मिनट का ही समय लगेगा ईरान से इसराइल तक पहुंचने में। बहुत से लोग यहां पर रॉकेट और मिसाइल को एक दूसरे से कंफ्यूज कर देते हैं। यह दोनों शब्द सुनने में एक दूसरे काफी सिमिलर है लेकिन असलियत में बहुत अलग है। हमास के द्वारा जो रॉकेट फेंक जाते हैं इजराइल की तरफ उनका साइज काफी छोटा होता है, वह जमीन से फेंक जाते हैं एक प्रोजेक्टाइल में, यानी अंदाजा लगाया जाता है कि वह कहां पर गिरेगी। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल दूसरी तरफ एक 3 मंजिला इमारत जितनी बड़ी होती है, इसे प्रेसीजन टारगेटिंग होती है। एग्जैक्टली कहां गिरना है इन्हें वह कंट्रोल किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज यूएसए, यूरोपीय यूनियन, यह सारी सऊदी के फेवर में ज्यादा आते हैं और रसिया और चीन जैसे देश ईरान के फेवर में ज्यादा आते हैं। तो आप मोटे तौर पर देख सकते हैं कि किस देश के अलायंस किस तरफ है, और यही कारण है कि सऊदी अरब का देश ईरान के देश के काफी खिलाफ रहता है। लेकिन यह दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन सऊदी अरब सुन्नी डोमिनेटेड है और ईरान शिया डोमिनेटेड है। यही कारण है कि पिछले साल अक्टूबर में जब हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, लेकिन इसराइल ने गाजा में इतनी भयानक बमबारी करी कि इसराइल ने आज वह जगह रहने लायक बची नहीं है। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।